दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष बीपीएससी ट्री 4.0 परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने हिंदी विषय के क्लास को लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, और आज हमारा 28 नंबर का लेक्चर है। आज की क्लास अगर आप देखते हैं दोस्तों तो पूरे 840 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। देखिए हम जो सीरीज चलाते हैं ना, ये सीरीज इसीलिए नंबर लिखकर चलाते हैं कि आपको पता चले कि अब तक कितनी क्लास दी जा चुकी है। और आज की क्लास पहले देखिए, अच्छी लगती है तो पीसी की क्लास आप जरूर देखिएगा। मुझे लगता है ये बताने वाली बात नहीं है, अगर आपको क्लास पसंद आएगी तो आप जरूर क्लास देखेंगे। और ये जो क्लास मैं आपको पढ़ाने चल रहा हूं, ये इन चारों एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आपको पीआरटी का पेपर देना हो, या मिडिल का पेपर देना हो, या टीजीटी पीजीटी का पेपर देना हो बीपीएससी में, ये उन चारों एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्लास चलने चल रही है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर लेवल पर हो पाई। एक चीज और याद रखेंगे, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से हमने एक कोर्स भी बनाया है। बहुत बढ़िया मटेरियल के साथ दोस्तों एक कोर्स तैयार किया गया है, और इस एक बैच से आपके ये चारों एग्जाम प्लस भारत का कोई भी एग्जाम जहां हिंदी विषय का सवाल आता हो दोस्तों, ये पूरा का पूरा दोस्तों एक ही विषय से कंप्लीट हो जाएगा। कहीं कुछ बचेगा नहीं, कहीं कुछ छूटेगा नहीं। पहले आज का सवाल देखिए, जवाब देने का प्रयास कीजिए, बाकी बातें बाद में हो जाएंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के सवालों को। तो पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 811 नंबर से हम लोग पढ़ेंगे और 40 तक चलेंगे। ठीक है, पहला सवाल दे रहा है कि नकुल का तद्भव बताना क्या होता है। ठीक है, नकुल, बहुत सारा बच्चा सोचेगा कि पांडव जो 5 भाई थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, तो नकुल कहीं ऐसा ना है ये पांडव पुत्र की बात हो रहा है। ठीक है, पांडु पुत्रों की बात हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। नकुल का मतलब क्या होता है? नेवला होता है, नवल किशोर नहीं, नया नहीं, उत्तम कुल भी नहीं और कुलीन भी नहीं। ये सब आपको परेशान करने के लिए सिर्फ ऑप्शन दिया जा रहा है। ठीक है, नकुल का अगर नकुल जो शब्द दिया है इसका तद्भव देखिए, ध्यान दीजिएगा। अगर आप यहां पे लिखना चाहेंगे तो मैं आपसे अलग से लिख दे रहा हूं, तत्सम और तद्भव। ठीक है, तो जो नकुल शब्द है दोस्तों, ये आपका क्या है? ये तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव क्या हो जाएगा दोस्तों? नेवला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेवला। चलिए कुछ जानवरों का नाम हम लगे हाथ जो है पढ़ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कभी परीक्षा में पूछ दे कि बैल, बैल का तत्सम क्या होता है, तो क्या बताएंगे दोस्तों? बैल का तत्सम हो जाता है बलिवर्द। क्या हो जाता है दोस्तों? बैल को बलिवर्द करते हैं। ठीक है, इसी तरह से कुछ और बताइए। ठीक है, जैसे पूछ देता है भालू का, कुछ अलग से बता रहा हूं। ठीक है, भालू, तो भालू का हो जाता है दोस्तों भल्लुक। क्या हो जाता है? भालू का, भालू का भल्लुक हो जाता है। ठीक है, और कुछ बताइए। चिड़िया का दोस्तों पूछता है परीक्षा में, बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। चिड़िया का हो जाता है चटिका। क्या हो जाता है दोस्तों? चिड़िया का नहीं पता आप सबको, चिड़िया को चटिका कहते हैं। ठीक है, इसी तरह मच्छर, मच्छर को क्या कहते हैं दोस्तों? मच्छर को मशक कहते हैं। क्या कहते हैं? मशक। और मक्खी को दोस्तों क्या कहते हैं? मक्खी को कहते हैं मक्षिका। क्या कहते हैं? मक्खी के लिए एक शब्द होता है मच्छिका। ठीक है, तो ये सब आप याद रखेंगे। ये अच्छे अच्छे सवाल हैं। एक सवाल पढ़ा ठीक है, अगर हम अपनी क्लास में थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा बातें नहीं जानेंगे तो क्या है ना, मुझे चैन नहीं रहता। मैं अपनी बात बताऊं, मुझे चैन नहीं मिलता जब तक आपको मैं कुछ एक्स्ट्रा ना बता देता हूं। आगे बढ़िए। करा ओस जो शब्द दे रहा है इसका तत्सम बताना। इस बार उल्टा बताना दोस्तों। तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से लिए गए होते हैं, आज भी हमारी हिंदी भाषा में वो कहीं ना कहीं यूज आते रहते हैं। ठीक है, तो ओस का लिख रहा है अर्स होता है, बिल्कुल नहीं होता है। ओस को ओर्स भी नहीं कहते हैं, अवश्य भी नहीं कहते, इसे कहते हैं अवश्याय। जी हाँ दोस्तों, मेघा नीर बूंद, ये सब फालतू की बातें हैं, याद रखेंगे। ओस के लिए जो तत्सम शब्द है ये क्या हो जाता है दोस्तों? अवश्याय शब्द हो जाता है। क्या हो जाता है? अवश्याय शब्द हो जाता है। इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और दे रहा दोस्तों, आवारा दिल दिलेर। आहा, सही बात है, आवारा जो दिल होता है दोस्तों, ठीक है, आवारा जो दिल होता है ये हमेशा क्या होता है दोस्तों? ये दिलेर ही होता है, लेकिन शादी जहर। ठीक है, आवारा दिल दिलेरी जितना चाहे दिखा लो, शादी क्या होती है? जहर। ठीक है, तो ये जो बाकी के शब्द मैंने लिख रहा हूं, लेकिन हो गया, शादी हो गया, जहर हो गया, ये किस भाषा के शब्द हैं? तो याद रखिएगा, अरबी नहीं, तुर्की नहीं, ये सब फारसी भाषा के शब्द हैं। किस भाषा के दोस्तों? ये सब दोस्तों फारसी भाषा के शब्द हैं। तो याद रखिएगा, जैसे लिखेगा आवारा, आवारा पूछ दिया। ठीक है, आवारा पूछ दिया, दिल पूछ दिया सवाल में आपसे, या फिर दिलेर सवाल में दे दिया, दिलेर दे दिया, या फिर दोस्तों आपके सामने शादी ऑप्शन दे दिया, या फिर दोस्तों जहर ऑप्शन दे दिया। सर कुछ नया इस बार आपने नहीं बताया। ठीक है, नया देखिए बहुत कुछ है। ठीक है, अब ये शादी का ऑफर जो देने गए थे ये चले गए। आप शादी का ऑफर किसको दिए? मीना को। अरे मेरी मीना, तेरे लिए बना मैं कमीना।
अब कमीना शब्द हटाइए, पहले मीना याद रखे, ठीक है। मीना, मीना को प्रपोज करने पहुंचे थे महाराज, ठीक है, हमारा दिल लेकर के, और साथ में क्या लगाकर दोस्तों, चश्मा पहनकर पहुंचा था लड़का, ठीक है। और क्या लगाया था दोस्तों, इत्र लगाया था शरीर पर कि एकदम खुशबू चारों ओर धीमी धीमी खुशबू वो फैलती रहे। लेकिन जब मीना के पास गया शादी ना, जैसे मीना ने इंकार किया, सामने वाले बंदा ने जहर खा के मर गया, ठीक है। तो जहर, तो इस तरह से कुछ शब्द ऐसे आप नोट कीजिएगा, ये सब फारसी भाषा के शब्द है। देखिए हिंदी में ये वाला टॉपिक ना बहुत डिफिकल्ट है यार, इसका कोई ट्रिक नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है। आप थोड़ा सा भाव भंगिमा समझेंगे, अपने आप धीरे धीरे आपको याद होने लगेगा, ठीक है। यही इसका तरीका, दूसरा और कोई इसका शॉर्टकट है ही नहीं, ठीक है। अगला सवाल देखिए, करा पंच परमेश्वर दोस्तों एक कहानी है, आपको सिर्फ ये बताना है कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है, बस इतनी सी बात बतानी है। करा रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, या फिर मुंशी प्रेमचंद हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, सुमित्रानंदम पंत हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेगा इसके लेखक हैं दोस्तों मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। कौन है, मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। यहां भी एक छोटी सी कहानी बनाता हूं आप सभी के लिए, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियां में, अच्छा यहां भी एक लव स्टोरी मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ठीक है। एक समय की बात है, रात थी पूस की, ठीक है, पूस की रात को, ठीक है, पूस की रात। सुनिएगा, सवाल यही आता है कि पूस की रात एक रचना है। अब मैं जिस समय की घटना बता रहा हूं वो घटना कहां शुरू होती है, पूस की रात से, ठीक है। तो पूस की रात, बड़े घर की बेटी, बड़े घर की बेटी जिसका नाम था निर्मला, ठीक है, निर्मला, ये पहुंच गई ईदगाह पे। कहां पहुंच गई, ईदगाह पे। ईदगाह पे ठाकुर का कुआं था, क्या था दोस्तों, ठाकुर का कुआं था। वहां पहुंच गई क्या करने, कि मेरा प्रेमी आएगा, अब मैं उसके साथ गोदान पकड़कर निकल जाऊंगी, ठीक है। और रास्ते में नमक के दरोगा ने उसे गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। रास्ते में नमक के दरोगा ने उसे गिरफ्तार कर लिया, इसीलिए मंगलसूत्र जो है अधूरी रचना है। बस ऐसे याद करिए। कभी कोई पूछता है कि मुंशी प्रेमचंद जी की अधूरी रचना का नाम क्या है, तो क्या बताएंगे, मंगलसूत्र नाम है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप छोटी छोटी बातें याद रखिए, मजा आ जाएगा पढ़कर यार, ठीक है। आपको लगता है कठिन, मैं कह रहा हूं कठिन नहीं है, कुछ बहुत आसान है, बस आप सिस्टम से समझिए ना तो लगेगा कि कुछ नहीं कठिन है। बहुत कुछ इसमें देखिए मैं अभी बचा लेता हूं, जैसे दो बैलों की कथा, ठीक है। वो जो जहां ठाकुर का कुआं था वहां दो बैल बनते थे, उनकी अपनी कथा है, वहां से एक अलग स्टोरी बनाता हूं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जब आप आएंगे पेड कोर्स में तब आपको समझ आएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करा तोड़ती पत्थर। तोड़ती पत्थर जो कविता है दोस्तों, इसके कवि कौन है, ठीक है। तोड़ती पत्थर क्या है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है, बिल्कुल नहीं। महादेवी वर्मा की रचना भी नहीं है, माखनलाल चतुर्वेदी की भी नहीं है। ये रचना है दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। पता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की अपनी पुत्री से बड़ा प्रेम करते थे। इनकी पुत्री का नाम था सरोज। क्या नाम था दोस्तों, सरोज, ठीक है। और इन्हीं के जीवन काल में इनकी पुत्री की दोस्तों मृत्यु हो जाती है, उसी लिए इन्होंने एक रचना किया सरोज स्मृति, एकदम भाव विभोर वाली रचना है, ठीक है। इतना करुण रस की जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आप याद रखेगा। बाकी इनकी और रचनाओं में कुकुरमुत्ता दोस्तों बहुत पॉपुलर रचना इनकी है। कौन सी, कुकुरमुत्ता, आप याद रखेगा, ठीक है। और इसके अलावा कुकुरमुत्ता याद रखेगा, सरोज स्मृति याद रखेगा, अनामिका याद रखेगा, गीतिका याद रखेगा, ठीक है। सब सहेली थी सरोज की, ठीक है। अनामिका, गीतिका, अलग से बता रहा हूं, सहेली सच मत मान लीजिए, सब रचनाओं के नाम है, ठीक है। राम की शक्ति पूजा, ठीक है, राम की शक्ति पूजा, ठीक है। राम की शक्ति पूजा भी दोस्तों इन्हीं की रचना है। ये सब तथ्य आप याद रखेंगे। मैं बात कर रहा हूं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, ठीक है। तो ये सब रचनाएं आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़िए दोस्तों। अगला सवाल दे रहा है कि किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया, ठीक है। हिंदी को भारत में राजभाषा कब घोषित किया गया आपको बताना है। 15 अगस्त 1947 को नहीं, इस दिन दोस्तों आजादी मिली हमें। क्या मिली है, आजादी मिली है, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को दोस्तों ये इस दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, ठीक है। गणतंत्र, ठीक है, इसको याद रखेंगे। संविधान को लागू जो किया गया था 26 नवंबर को अंगीकार किया गया, तो उसे पूर्ण रूप से 26 जनवरी
जनवरी को लागू कर दिया गया था। यहाँ आपका उत्तर होगा दोस्तों 14 सितंबर 1949। 50 मत कीजिएगा, 1949 याद रखेगा। ये वही साल है जिस साल हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। देखिए, कभी हिंदी को राष्ट्रभाषा मत कहिएगा। हिंदी क्या हमारी है? राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा। तो कंफ्यूज नहीं होना, आपको सीधा सीधा जवाब याद रखना है। करा पिसुन, पिसुन का पर्यायवाची दोस्तों क्या होता है आपको बताना है। पिसुन का पर्यायवाची, ठीक है। क्या पिसुन पिशाच को कहते? नहीं, पिशाच दोस्तों किसे कहा जाता है? दैत्य को कहा जाता है, राक्षस को कहा जाता है, असुर को कहा जाता है ना। इनके लिए दोस्तों ये दानव को कहा जाता है, इनके लिए दोस्तों ये पिशाच शब्द आते हैं। चुगलखोर दोस्तों आपका सवाल हो जाएगा। पीसना और बेईमान और पिसान नहीं दोस्तों, चुगलखोर। जी हाँ दोस्तों, चुगलखोर कह सकते हैं, या फिर दोस्तों चुगली दागने वाला ना, चुगली दागने वाला, ठीक है, चुगली दागने वाला, इसके लिए दोस्तों ये शब्द यूज किया जाता है पिसुन का, ठीक है। या फिर जो अत्यधिक झूठ बोलता हो, ठीक है, झूठ पर झूठ, हाँ, तो झूठ बोलने वाला, उसके लिए भी दोस्तों पिसुन शब्द का यूज किया जाता है। फिलहाल यहाँ चुगलखोर हो जाएगा, इसे आप याद रखेंगे, ये इसी से संबंधित है। करेक्ट। केतु दोस्तों किसका पर्यायवाची है? ठीक है, केतु। केतु दोस्तों किसका पर्यायवाची? बहुत अच्छे से आप सोचिए समझिए तब जवाब दीजिए। करेक्ट, झंडा का पर्यायवाची है, आचार्य का पर्यायवाची है, किरण का, दिशा का, या राहु केतु राक्षस। राहु केतु राक्षस जरूर थे लेकिन इनसे संबंध नहीं इसका है। दिशा, किरण और आचार्य का भी संबंध नहीं है। यह झंडा का पर्यायवाची है, याद रखेंगे। झंडा के लिए एक शब्द आता है ध्वज। क्या आता है शब्द? ध्वज। झंडा के लिए दोस्तों एक शब्द आता है केतु। झंडा के लिए एक शब्द आता है पताका ना, ठीक है। कभी कभी ध्वज की जगह ध्वजा भी कर देता है, ध्वज की जगह ध्वजा भी कर देता है, तो सब भी याद रखेंगे, ठीक है। तो ये सब दोस्तों किसका पर्यायवाची है? ये झंडा का पर्यायवाची है, इसे ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल देखिए, करा किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है ये बताइए, ठीक है। प्रत्यय हमेशा कहां लगता है दोस्तों? ये लगता हमेशा शब्द के अंत में। देखिए मेरी क्लास में ना मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाता हूं, अब फास्ट पढ़ाने के पीछे कारण है। अगर मैं स्लो पढ़ाता ना, मेरा बहुत फायदा होता। पता क्या फायदा होता? आप ज्यादा टाइम फंसे रहते हमारे पास, ज्यादा एडवर्टीजमेंट आता, ज्यादा पैसा मिलता। बताइए फायदा है कि नहीं? और जल्दी पढ़ाने का बहुत नुकसान है, हर तरफ से नुकसान है। पहला नुकसान कि हम आर्थिक रूप से अपना ही नुकसान कर रहे हैं, हाँ, आर्थिक रूप से अपना ही नुकसान कर रहे हैं। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना जिसको बोलते हैं वो हो रहा है। दूसरा, आपको लगता है कि अच्छा, आपको अगर इस बात का फायदा मिले तब तो ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि यार नितिन सर तो फटाफट पढ़ा के चले जाते हैं, तो आप मेरे पढ़ाने की वजह से आपके अंदर मुझे लेकर जो निगेटिविटी है कि तो बहुत तेज पढ़ाते हैं, ये अलग से जो है व्यथा है। देखिए कुल मिला जुला कर फायदा आपका है। जिस रफ्तार से आप रोज प्रैक्टिस करेंगे उसी रफ्तार से आप परीक्षा के दिन प्रदर्शन करेंगे। अगर रोज आपकी स्पीड जो है 1 घंटा में 10 सवाल सॉल्व करने की है, तो आप अपने को अंतर्यामी समझते हैं कि परीक्षा वाले दिन आप जो है 30 सवाल सॉल्व कर लेंगे। बुरा लग सकता है, मैं कटु बोलता हूं, ठीक है, लेकिन सत्य बोलता हूं। भाई जैसी स्पीड आपकी प्रतिदिन की होगी वही स्पीड तो परीक्षा में भी होगी ना। तो यदि आपको यही अच्छा लगता है कि नहीं हम 1 घंटा 2 घंटा में वहां हिंदी आराम से बैठ के लिखेंगे, तो बिल्कुल आप फिर हैं, और सारे चैनल हैं, फिर हम तो आपको पढ़ा ही नहीं पाएंगे। हमारे यहाँ आने के मतलब हम रफ्तार बना के चलेंगे, और मैं इसी स्पीड में दोस्तों अभी इतनी बात कर रहा हूँ, आगे क्लास खींच दूंगा मैं, ठीक है, सब कवर हो जाता है। ले देखे आधे घंटे 35 मिनट की क्लास होती है, लेकिन मस्त क्लास है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। करेक्ट, प्रत्यय से रचना, तो दोस्तों पर्यावरण में देखेंगे तो पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बनता है परिधन आवरण, और यहां पर जो परि शब्द है दोस्तों ये उपसर्ग है, ये प्रत्यय है ही नहीं। अध्यापक भी नहीं होगा, क्यों? अध्यापक 2 शब्दों से मिलकर बनता है अधिधन आपक। क्या बनता है? अधिधन आपक, यहां अधि उपसर्ग बनता है। प्रत्येक भी नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि प्रत्येक 2 शब्दों से मिलकर बनता है प्रतिधन एक, यहां प्रति उपसर्ग है। और प्रत्यय हमेशा अंत में लगता है, यहां तो सब पहले वाले मिल रहे हैं। इसी तरह अभ्युदय भी दोस्तों गड़बड़ हो जाएगा। अभ्युदय 2 शब्दों से मिलकर बना है अभिधन उदय। क्या बना है दोस्तों? अभिधन उदय, यहां अभि उपसर्ग है, तो यहां पर प्रत्यय किसी में है ही नहीं, ठीक है। तो पता नहीं मुझे कि आपने क्या जवाब दिया, बट अगर आपने 5वां नंबर जवाब दिया है तब तो मामला ठीक है, और इसके अलावा अगर कोई आपने जवाब दिया है तो आपको सुधार की आवश्यकता है। आगे बढ़िए। करा इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण जो है दोस्तों उसे आप पहचानिए, ठीक है। द्वंद्व समास कहां है दोस्तों? बच्चा जब द्वंद्व समास पढ़ता है ना तो इसको लगता है जहां दोनों पद प्रधान हो वहां द्वंद्व समास, बिल्कुल सही भी लगता है। जहां दोनों पद प्रधान हो वहां क्या होता है दोस्तों? वहां
द्वंद्व समास होता, बिल्कुल सही है, लेकिन वो दोनों पद अलग अलग होने चाहिए। जैसे यहां तो एक ही पद दे दिया ना, घर और घर, दो बार लिख दिया ना, यहां द्वंद्व समास नहीं होगा दोस्तों, यहां अव्ययी भाव समास है। क्या दोस्तों, यहां पर कौन समास है, यहां पर अव्ययी भाव समास है। पर्ण कुटी, यहां दो शब्द जरूर दिया है, लेकिन पर्ण कुटी मतलब होता है पत्तों की बनी कुटी या कुटिया, ठीक है। तो यहां पे हो जाता दोस्तों कर्मधारय समास, ठीक है, यह कर्मधारय है। लाल मड़ी, लाल है जो मड़ी, ठीक है, तो यह भी विशेषता बता रहा दोस्तों। उसी तरह कुटिया की विशेषता बता रहा था कि पत्तों की बनी है, ठीक है। तो जहां कहीं विशेषण विशेष वाले शब्द आए, समझिए वहां पे कर्मधारय होता है। तो ये दोनों तो बिल्कुल नहीं है, धर्माधर्म हो जाएगा। क्यों दोस्तों, धर्माधर्म दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो धर्म शब्द है, ठीक है, और दूसरा शब्द क्या है दोस्तों, अधर्म। यही अधर्म जब आ के म के साथ जुड़ा ना, तो आ की मात्रा लग गया, यहाँ पे धर्मा हो गया, धर्माधर्म। तो धर्माधर्म का संधि विच्छेद जब करेंगे तो मिलेगा धर्म और अधर्म, और यही दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, परफेक्ट जवाब हो जाएगा। बस छिपा हुआ है, ये आप ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला सवाल देखिए, करा वन मानुष, ठीक है। वन मानुष मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, वन में रहने वाला मानुष, ठीक है। वन में रहने वाला मानुष यानी मनुष्य, ठीक है। मानुष यानी क्या हो गया दोस्तों, मनुष्य, वह मनुष्य जो वन में रहता था, ठीक है। तो यह अव्ययी भाव नहीं दोस्तों, तत्पुरुष भी नहीं, द्वंद्व भी नहीं, यह कर्मधारय समास है, ठीक है। वन मानुष में कौन सा समास है दोस्तों, यह कर्मधारय का उदाहरण है। आपने क्या किया, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, गड़बड़ न कीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सब सही होगा। आगे देखिए, कर वधूत्सव, थोड़ा सा ना स्पीड आप रोक के चलिए, ठीक है। अगर मेरी स्पीड बढ़ रही तो आप वीडियो रोक दीजिए, आपके पास तो ऑप्शन है रोकने का ना। दे रहा है दोस्तों वधूत्सव, वधूत्सव में संधि बताना है आपको, कौन सी संधि, तो पहले इसे तोड़ लीजिए वधूत्सव को। जब तोड़ के अलग करेंगे तो मिलेगा दो शब्द, एक शब्द मिलेगा वधु और दूसरा शब्द मिलेगा उत्सव। तो वधु से बड़ा ऊ को बाहर कर लिया, उत्सव से ऊ को बाहर कर लिया, बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर ऊ ही बनते हैं, इसलिए दोस्तों यहां पर दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। हमेशा याद रखिए, कहीं बड़ा आ की बात आ रही है, बड़ा ऊ की बात आ रही है, बड़ा ई की बात आ रही है, बड़ा री की बात आ रही है, तो ऐसे में उत्तर हमेशा क्या होता है, दीर्घ स्वर संधि होता है। बाकी सब तो केवल परेशानी खड़ा कर रहे हैं बीच में आके, ठीक है। तो वधूत्सव जो शब्द दिया है, ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। करा नयन, नयन में दोस्तों कौन सी संधि है बता दीजिए, नयन में संधि कौन सी है, ठीक है। नयन शब्द क्या लिखा दोस्तों, नयन। नयन का जब संधि विच्छेद करेंगे तो मिलेगा आपको ने धन अन, क्या मिलेगा दोस्तों, ने धन अन मिलेगा। और ने धन अन मतलब क्या हो गया दोस्तों, यह अयादि स्वर संधि हो गया, क्योंकि अयादि में दोस्तों क्या क्या पढ़ते हैं, अय पढ़ते हैं, आय पढ़ते हैं, अव पढ़ते हैं, आव पढ़ते हैं, ठीक है, यही आता है, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों क्या हो जाएगा, ने धन अन हो जाएगा नयन, यही अ मिलकर अय बन गया, देखिए नय न अय, अय अय से हो गया नयन, ठीक है। इसी तरह नायक में दोस्तों आय हो जाता है, ठीक है। इसी तरह में पवन में अव हो जाता है, इसी तरह पावक में क्या हो जाता है, आव हो जाता है। तो यही चार मिलकर रचना करते हैं, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ई जो है दोस्तों, ये आपका सही उत्तर होगा। कर पलकों को गिराए बगैर, इसे क्या कहते हैं, पलकों, बहुत सारा बच्चा करता अपलक, अपलक मतलब हो जाता है दोस्तों बिना पलक के, ठीक है। अपलक का मतलब क्या हो जाता है, बिना पलक के, ठीक है। तो क्या पलक नहीं है, अब देखिए मछली उछली देखिए उनके पास पलक नहीं होता है, होता ही नहीं पलक, ठीक है। तो आप सोचते होंगे पलक नहीं होता तो सब सोती कैसे हैं, ठीक है, ये भी बड़ी समस्या है, ठीक है। तो आंखें खुली रख के वो लोग सोते हैं, ठीक है। ऐसे इंसान भी बहुत सारे होते हैं जो आंखें खुली रख के सोते हैं, ठीक है। तो यहां पर उन्मीलित और निमीलित दोस्तों बिल्कुल गलत है, निर्निमेष हो जाएगा, निर्पलक नहीं दोस्तों, बिना पलक झपकाए या बिना पलक गिराए, ठीक है, बिना पलक झपकाए, ठीक है, बिना पलक झपकाए, झपकाए या गिराए एक ही बात है दोस्तों। इसके लिए जो एक शब्द होता है, ये होता है निर्निमेष। क्या शब्द होता है, निर्निमेष, यानी ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। कह जो किसी का हित चाहता उसे क्या कहते हैं, क्या हितकारी कहते हैं, नहीं, हितकारी तो दोस्तों लाभदायक को कहा जाता है, ठीक है, जो आपके लिए लाभदायक हो, जो आपके लिए हितकारी हो, ठीक है। अहित नहीं दोस्तों, इसे हितैषी कहते हैं। क्यों, यहां पे दोस्तों लिख रहा है हित चाहता हो, मतलब जाहिर सी बात है या किसी व्यक्ति की बात कर रहा है जो आपका हित चाहता हो, ठीक है। यहां अंडरस्टूड है, इसलिए हितैषी होगा, हितकारी नहीं, ठीक है, हितकारी नहीं, ठीक है, हितैषी होगा। तो ऑप्शन नंबर सी चूज कीजिएगा, ये उत्तर हो जाएगा। करा दाम लगाना,
दाम लगाना, ये जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या होता है, बहुत सोच समझ के बताइए। बहुत सारा बच्चा यहाँ पर गलत जवाब देगा, क्योंकि मैंने जो ऑप्शन रखा है ना बहुत क्लोज आंसर है, आपको लगेगा ये नहीं है। सुनिए, दाम लगाना मतलब मूल्य आंकना, किसी चीज का मूल्य आंकना या पूरी कीमत देना, ठीक है, या फिर लागत मात्रा देना, या फिर मोल भाव करना, या फिर अमीरी दिखाना, ठीक है। तो याद रखेगा, दाम लगाना किसी चीज का क्या हो जाता है, किसी चीज का मूल्य आंकना, इसके लिए होता है। बाकी का ऑप्शन केवल परेशान करने के लिए है। आप इसको 10 बार पढ़ेंगे लेकिन उत्तर दोस्तों हमेशा यही रहेगा, आपके पढ़ने से उत्तर नहीं बदलेगा, ठीक है। इसलिए बहुत ध्यान से आप सोचिए, समझिए, तब जाके जवाब दीजिए। अगला सवाल देखिए, यह भी आपके मुहावरे से संबंधित सवाल है। करा तोते की तरह आंखें फेरना, तोते की तरह आंखें फेरना, इसका अर्थ क्या है, सोच समझ के बताइए। करा पुराने संबंधों को एकदम भुला देना, या फिर किसी रोग से बुरी तरह ग्रस्त होना, या फिर दोस्त के साथ विश्वासघात करना, या फिर बिना सोचे समझे निर्णय करना, या अनजान समझना, ठीक है। ज्यादातर बच्चा जो है दोस्तों यहां अनजान चूज करेगा, और यही आपका बिल्कुल गलत जवाब है, ठीक है। यहां आपका राइट आंसर होगा दोस्तों पुराने संबंधों को भुला देना। तोते की तरह आंखें फेरना या किसी से आंख फेर लेना मतलब उसको भुला देना, उसको छोड़ देना, हमेशा के लिए त्याग देना, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ये आपका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, ये एक लोकोक्ति है और इसका अर्थ आपको बताना है, ठीक है। कह रहा कि अपने अपने घर जाना, अपना अपना काम करना, किसी की नहीं सुनना, जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता है, या दोनों के रास्ते अलग अलग। अब बच्चा सोचता है गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, तो दोनों अलग अलग चले गए होंगे। तो कोई बच्चा सोचेगा अपने अपने घर जाना, अपना अपना काम करना, या दोनों के रास्ते अलग अलग होना, या फिर किसी की नहीं सुनना। नहीं, ये सब नहीं दोस्तों, जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता, थाली का बैगन जो कहीं भी ढरक जाए, बिन पैदी का लोटा, उसके लिए दोस्तों ये यूज होता है गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, ठीक है। यानी जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता, ये उसके लिए दोस्तों यूज किया जाता है, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखेगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से हमने बहुत सारे कोर्स लॉन्च किए। आप एक मौका दीजिए हमें, जुड़िए हमारे साथ। ये क्लास पढ़ के अच्छा लग रहा है ना, ये ट्रेलर है भैया, ये पिक्चर नहीं है। पिक्चर तो क्लास में दिखाते हैं, जब वहां हम सिखाते हैं। और मेरा एक कहना है, आप बार बार हिंदी मत पढ़िए, कोई भी विषय, चाहे हिंदी हो चाहे इतिहास, कोई भी विषय। मेरा मानना है कि अगर आपको बार बार पढ़ने की जरूरत पड़े, फिर टीचर में दम नहीं। आप किसी विषय को सिर्फ एक बार पढ़िए जीवन में। इतना टाइम कहाँ है आपके पास कि आप बार बार एक ही विषय को पढ़िए अलग अलग परीक्षाओं के लिए। आप एक बार हिंदी पढ़िए, भारत का कोई भी एग्जाम हो, टेंशन नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। आप आइए, साथ दीजिए हमारा, और कोई भी बैच ज्वाइन करिए। हर बैच दोस्तों अपने आप में एकदम बेहतरीन कंटेंट के साथ दिए गए हैं, और सबसे बड़ी बात, हर एक बैच में डेमो दिया गया है। पहले आप डेमो देखिए, सेटिस्फाई हुए कि हाँ सर मजा आ रहा है, देख के अच्छा लग रहा है, तब आप ज्वाइन कीजिए। क्यों पहले ज्वाइन करना, ठीक है। तो आराम आराम से आप सीखते चलिए, समझते चलिए, और तब जो है आप इसे देखिए। आगे बढ़िए। करा आप आते जाते रहिए। कोई बोलता नहीं आप आते, जैसे कोई मेहमान आपके घर आ गया, आपके घर, अब भैया आप आते जाते रहिएगा, ठीक है। तो इसमें कौन सी क्रिया है, बहुत सोच समझ के बताइएगा, कौन सी क्रिया है। अभी होता क्या है ना, आप जनरली रस अलंकार छंद ऋषि के चक्कर में पड़े रहते हैं, और इसको इतना पढ़ लेते हैं कि हर सवाल सही कर देते हैं। लेकिन एग्जाम में एग्जामिनर आपकी फिरकी तब ले लेता है जब वो सवाल देता संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, लिंग से, वचन से, कारक से, काल से। ये ऐसे चैप्टर हैं जिसपे अव्यय से, ये ऐसे चैप्टर हैं जिनको मतलब आपको लगता है यार क्या पढ़ें, इसमें पढ़ते ही नहीं आप, बड़ा नीरस सा लगता है। तो मुझे लगा कि इसके भी सवाल मुझे शामिल करना चाहिए। भाई हमें तो आपको बेस्ट बनाना, अच्छा बनाना है, चाहे आप कोर्स लो चाहे ना लो। लेकिन अगर मैं क्लास चला रहा हूं तो पढ़ के आपको आनंद आना चाहिए कि नहीं सर हम आपकी क्लास में आए तो हमने कुछ सीखा, हमने आधा घंटा समय दिया तो बदले में हमने कुछ अचीव भी किया। ये आपके मन में होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे जवाब क्या होगा, देखिए बहुत छोटा सा जवाब है। लिखा यहां पे 2 शब्द लिखा है दोस्तों, आते जाते, ठीक है। आप ध्यान से देखेंगे तो आना जाना दोनों क्रिया है। भाई आना एक अलग क्रिया है, जाना अलग क्रिया है। तो यहां पर आना जाना 2 अलग अलग क्रिया है, इसलिए आप इसे संयुक्त क्रिया बोल सकते हैं, ठीक है। आना जाना पूर्वकालिक प्रेरणार्थक नाम धातु कृदंत बिल्कुल नहीं। पूर्वकालिक का मैंने उदाहरण भी दिया था आपको, जैसे बच्चा खाना खाकर सो गया, तो पहले खाना खाया बाद में सो गया। 2 क्रियाएं हो रही हैं, लेकिन एक पहले एक बाद में, ठीक है। तो इस तरह से पूर्वकालिक क्रिया वहां हो जाएगा। और प्रीति कोमल से खाना बनवाती है, या नितिन सर मुझसे हिंदी पढ़वाते हैं, तो ये पढ़वाना, बनवाना,
करवाना, ये सब दोस्तों प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आता है, ठीक है, तो याद रखेंगे। और इसी तरह नाम धातु क्रिया, लाठी से लठियाना, बात से बतियाना, हाँ, तो इस तरह से आप पढ़ते हैं। तो यहां पर फिलहाल आपका जो जवाब है ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही उत्तर। कह रहा मैं अपना खाना पका रहा हूं, मैं अपना खाना पका रहा हूं, इसमें सर्वनाम कौन सा ही बताना है, ठीक है, सर्वनाम। अब ज्यादातर बच्चा दोस्तों यहां मैं पे फोकस करता है, तो मैं पे नहीं फोकस करना, यहां फोकस आपको अपना पे करना है। और अपना पे फोकस करेंगे दोस्तों तो आपको मिलेगा निजवाचक। ध्यान दीजिएगा, निजवाचक में हमेशा दो बातें होती, या तो वहां स्वयं लिखा होगा या तो दोस्तों वहां अपना लिखा होगा। क्यों? क्योंकि यहां स्वयं कर्ता की ही बात होती, ठीक है, तो आप अपना काम खुद से करिए। तो ऐसे में हमेशा आप निजवाचक याद रखिएगा, क्या निजवाचक जवाब हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। करा चारों बच्चे खेल रहे हैं, इसमें कौन सा विशेषण है, किस प्रकार का विशेषण है। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि गणनावाचक मतलब क्या हो जाता है, जब सीधे सीधे नंबर दे दे 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 बाबा जी की जय जयकार, हाँ, तो याद रखिए यहां क्या हो जाएगा, गणनावाचक। क्रमवाचक मतलब क्या हो जाता है, क्रम मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ठीक है, तब दोस्तों क्या हो जाता है, क्रम हो जाता है। आवृत्ति मतलब क्या हो जाता है, यह दुगुना तिगुना की बात करेगा, जैसे कहते दुगुना, जैसे कहते तिगुना, जैसे कहते चौगुना, तब हो जाता है, ठीक है। समुदाय में मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, कहीं भी कक्षा की बात कर दे, कहीं भी भीड़ की बात कर दे, हाँ, इससे पता चल रहा है कि समुदाय। और इसके अलावा दोस्तों कहीं भी लिख दे चारों, पांचों, ठीक है, चारों, पांचों, ठीक है, तीनों, इस तरह के शब्द आ गया, तो यहां भी तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये समूह की बात हो रहा है। तो याद रखिएगा, ऐसे में दोस्तों जो आपका उत्तर होगा ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये समुदायवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समुदायवाचक। तो कंफ्यूज ना होइएगा, जवाब जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है। अब इतना अगर डिटेल में आप जाके नहीं पढ़ेंगे तो फिर काम नहीं चलने वाला, और बार बार एग्जाम देखे नहीं होता है, इसलिए आपको एक भी मौका छोड़ना नहीं है। मौका छोड़ा आपने कि काम खत्म आपका, ठीक है, इसलिए एक भी मौका जाने न दीजिए। आइए आगे दे रहा है, कह रहा राहुल खेत में काम कर रहा होगा। राहुल खेत में काम कर रहा होगा, ये किसका उदाहरण है, ठीक है, उदाहरण बताइए। कह रहा यह संभाव्य भविष्य का, देखिए हाँ भविष्य में संभावना की जा सकती है लेकिन संदेह बिल्कुल नहीं किया जा सकता, ये तो गलत हो गया। वर्तमान में संदेह संभाव्य दोनों हो सकता है। लिख रहा है कि राहुल खेत में काम कर रहा होगा, यानी वर्तमान की घटना है, तो काम कर रहा होगा, इससे आप अज्यूम करिए राहुल खेत में काम कर रहा होगा, तो वर्तमान में ही तो आप सोच रहे हैं। जब आप वर्तमान में सोच रहे हैं तो कभी भविष्य जवाब नहीं होगा। अब जवाब होगा दोस्तों वर्तमान, तो कर रहा होगा यह संभावना है या संदेह है, ठीक है, संभावना नहीं दोस्तों, संभावना में शायद लगता है, यह संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा कि वो कर रहा होगा, पता नहीं कर रहा है कि नहीं, ठीक है, तो इसलिए कंफर्मेशन नहीं है, तभी दोस्तों यहां पे संदिग्ध वर्तमान आप कर रहे हैं, संभाव्य नहीं, ठीक है, इसको ध्यान देंगे। करा मीनाक्षी ने कविता को पुस्तक दी, मीनाक्षी ने कविता को पुस्तक दी, इसमें कौन सा दोस्तों कारक है। बच्चा सोचेगा ये को देखकर ना कर्ता ने कर्म को और यहां कर्म कर लेगा, नहीं, कर्म मत करिएगा दोस्तों, बताता हूं क्यों, करण भी मत करिएगा। करण में दोस्तों से होता, से माध्यम के लिए होता है, कर्ता भी नहीं होगा दोस्तों, यहां ने समझ के आप कर्ता भी कर सकते हैं। अपादान भी नहीं, अपादान मतलब से अलगाव के लिए यूज होता है, यहां संप्रदान होगा। याद रखेगा, किसी को कुछ देना, ठीक है, किसी को कुछ भी देना, ठीक है, कुछ भी देना, यह हमेशा संप्रदान में आता है। चाहे राजा ने किसी को कंबल दे दिया हो, चाहे आपने किसी भिखारी को दान दे दिया हो, किताब दे दीजिए, कॉपी दे दीजिए, गाड़ी घोड़ा दे दीजिए, रुपया पैसा दे दीजिए, कुछ भी, अगर आपने अपने जीवन में किसी को कुछ दिया तो सिंपल से लिखिए संप्रदान। दिमाग डिस्टर्ब ना कीजिएगा, ना अपना ना हमारा, समझ में आ रहा है ना, हमको बचाना है आपको कि आप गलती मत करिए। अब बार बार आप ऐसी छोटी छोटी गलतियां करेंगे तो मजा नहीं आएगा, इसलिए एकदम अलर्ट होकर मेरी क्लास में पढ़िए आप। आगे देखिए, करा सदैव, सदैव बहुवचन का उदाहरण दो। अरे बाप रे, क्या लिखा है, कौन सा उदाहरण नहीं है, अरे जहां नहीं होता उसको एकदम तुरंत अलग कर लीजिए, ठीक, नहीं वाले बड़े खतरनाक होते हैं। करा कौन सा सदैव, यानी उसका एक वचन होता ही नहीं है, वो हमेशा बहुवचन ही होता है। जैसे होश, ठीक है, होश दोस्तों क्या होता है, होश जो शब्द है यह सदैव बहुवचन शब्द है, ठीक है। नीचे देख लीजिए, दर्शन जो शब्द है दोस्तों यह भी सदैव बहुवचन शब्द है, ठीक है। 20 से देख लीजिए, यह भी सदैव बहुवचन है, या जहां हाथ लगा रहा हूं वहां बहुवचन ही चला जा रहा है।
समाचार यह भी सदैव बहुवचन है। ठीक है, ये सदैव बहुवचन वाले दोस्तों शब्द हैं। यहां पे जो आपका उत्तर होगा यह होगा वर्षा। याद रखेंगे, कभी वर्षा के बारे में दे दे, कभी जल के बारे में दे दे, ठीक है, कभी तेल के बारे में दे दे। ये इस तरह के जो शब्द होते हैं ना, वर्षा, जल, तेल, ये सब दोस्तों सदैव एक वचन में आते हैं। कहां आते हैं? क्योंकि इनका जैसे ऊपर वाला आप देख रहे हैं कि बहुवचन का एक वचन नहीं होता, वैसे ही इनका बहुवचन नहीं होता, ये हमेशा से एक वचन ही लिए जाते हैं। याद रखिए, द्रव्य, लिक्विड आइटम जितना होगा ना, चाहे वो तेल हो किसी भी तरह का, चाहे वो पानी हो, तेल हो, दूध हो, वो सब दोस्तों सदैव एक वचन में आएगा। तो इसको अपने दिमाग में रखिएगा, मिस्टेक आपको नहीं करना यहां पे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, अगले सवाल पर आते हैं। चलिए, अगला सवाल दे रहा है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। साहित्य से जुड़ा सवाल है। कह रहा हिंदी के प्रथम कवि जो हैं वो सराहपा हैं। क्या सही लिखा है यहां पे? हिंदी के पहले कवि ये सराहपा ही थे या कोई और था? ठीक है, याद रखें दोस्तों, 84 सिद्ध कवियों की बात आती है। 84 सिद्ध कवियों की बात आती है, जिनमें सराहपा का नाम ही आता है। बिल्कुल सही है। और सराहपा की जो रचना है दोस्तों, इनकी रचना का नाम है दोहा कोश। ठीक है, बहुत पॉपुलर रचना दोस्तों, दोहा कोश। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, और ये बहुत बड़े दोस्तों वो थे, वज्रयान शाखा के दोस्तों एक तरह से प्रवर्तक रहे हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म में। तो ये सब आप याद रखेंगे। तो ये तो दोस्तों कथन क्या हो जाएगा? ये सत्य हो जाएगा। दूसरा लिख रहा है कि हिंदी के प्रथम गद्यकार जो हैं ये लल्लू लाल जी हैं। इस बात में कितनी सत्यता है? अगर आपने पीछे की क्लास अटेंड किया होगा तो मैंने समझाया था कि लल्लू लाल जी को हिंदी का पहला गद्यकार माना जाता है। इन्हीं की रचना दोस्तों क्या है दोस्तों? प्रेम सागर। ठीक है, प्रेम सागर दोस्तों इनकी पहली पुस्तक थी, हिंदी भाषा में जो लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, और ये भारत में प्रकाशित दोस्तों पहली पुस्तक थी, जो कि 1803 ईस्वी में दोस्तों ये प्रकाशित हुई थी। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे तो यह भी दोस्तों आपका कथन सही हो गया। तीसरा कथन देखिए, कह रहा हिंदी का सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र जो है वो सुधा वर्षण है। अब आप कहेंगे सर हमने तो उदंत मार्तंड पढ़ा है और यहां तो सुधा वर्षण दे रहा है। मैं आज आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन आपका दूर करना चाहूंगा। आइए सुनिए ध्यान से, मेरी बात बहुत ध्यान सुनिएगा। ये जो सुधा वर्षण है दोस्तों, यह एक तरह का समाचार पत्र है। तो आप कहेंगे क्या सर ये समाचार पत्र है तो क्या उदंत मार्तंड जो है यह समाचार पत्र नहीं है? भैया ये भी समाचार पत्र है। अब आप कहेंगे सर दोनों में अंतर क्या है? अंतर है। अंतर बेटा ये है कि ये जो सुधा वर्षण है ये दैनिक समाचार पत्र था, मतलब यह प्रतिदिन छपता था। और ये जो उदंत मार्तंड है यह साप्ताहिक समाचार पत्र है। जब आप हिंदी पढ़ेंगे ना तो इतना डिटेल में जाके आपको हिंदी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा सर यानी ये सप्ताह में एक बार आता था, वही तो लिखा है। यहां भी मैंने प्रथम लिखा, मैंने हटाया नहीं, और मैंने यहां भी सर्वप्रथम लिखा। हाँ, तो दोनों में अंतर समझिए। अब एक चीज लगे हाथ और जान लीजिए, ये जो उदंत मार्तंड है इसे पंडित जुगल किशोर जी ने लॉन्च किया था। किसने लॉन्च किया था? पंडित जुगल किशोर जी ने लॉन्च किया था। और ये जो आप सुधा वर्षण पढ़ रहे हैं इसे श्याम सुंदर दास जी ने लॉन्च किया था। इसे किसने लॉन्च किया था? इसे श्याम सुंदर दास जी ने लॉन्च किया था। ठीक है, अब तैयारी हो गई आपकी, यानी जवाब आपका क्या होगा दोस्तों? सीधा सीधा उपरोक्त सभी दोस्तों सही हो जाएगा। क्यों? कुछ गलत दिया ही नहीं तो हम क्या करें? बात समझ में आ गई? एकदम आराम आराम से ऐसे करते चलिए, एकदम टेंशन ना लीजिए। हमारे साथ हैं तो बिल्कुल टेंशन को साइड में रखिए और एकदम मस्त होके आप पढ़िए। चलिए, गद्यांश पढ़ने से पहले हमेशा मैं आपको सिखाता हूं कि पहले आपको सवाल पढ़ना है, फिर आपको गद्यांश पढ़ना है। सवाल क्या कर रहा है? कह रहा बेरोजगारी का कौन सा प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है? बेरोजगारी का कौन सा प्रकार गांव में ज्यादातर देखने को मिलता है? कह रहा शिक्षित बेरोजगारी, अस्थायी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, तकनीकी बेरोजगारी या आर्थिक बेरोजगारी। अब जवाब क्या है ये तो यहां से पता चलेगा। पढ़िए, लिख रहा दोस्तों कि बेरोजगारी भारत में एक गंभीर समस्या है जो सामाजिक और आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न करती है। यह समस्या शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में व्याप्त है। ऐसा नहीं कि खाली गांव के लोग जो है बेरोजगार हैं, शहर में भी बेरोजगारी है। ठीक है, कह रहा शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी अधिक है, मतलब वहां पढ़े लिखे लोग खूब हैं लेकिन उनको भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है। आप तो अच्छी तरह जानते हैं, आपको क्या बताना, सही लिखा है कि नहीं? और अगला, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी ज्यादा है। ठीक है, मौसमी बेरोजगारी क्या भैया? अब वो डिपेंड है पूरी तरह से खेती किसानी पे और पूरी तरह से मौसमी बेरोजगारी वहां पर है। तो इस तरह से दोस्तों यहां पे आपसे ग्रामीण क्षेत्रों की बात किया था, इसलिए आपका जवाब क्या हो जाएगा? मौसमी बेरोजगारी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इस सवाल का।
आगे बढ़िए। अगला सवाल दे रहा है कि बेरोजगारी के कारणों में से कौन सा मुख्य रूप से गद्यांश में उल्लिखित है। कौन सा वाला बेरोजगारी इसमें दिया है? करा भ्रष्टाचार के बारे में दिया है, ठीक है। बेरोजगारी के अच्छा कारण में बताना दोस्तों, करा भ्रष्टाचार इसका कारण है, शिक्षा प्रणाली की खामियां हैं, जलवायु परिवर्तन है, कृषि पर निर्भरता है, या धार्मिक असमानता है। किस वजह से ये जो बेरोजगारी है ये आई है, उसका मुख्य कारण आपको बताना है। अब गद्यांश पढ़िए। गद्यांश क्या लिख रहा दोस्तों, यहां से पढ़ना है। करा बेरोजगारी के कई कारण हैं जिनमें जनसंख्या वृद्धि, एक तो पहला कारण है कि इतनी ज्यादा तेजी से जनसंख्या बढ़ रही कि कैसे सबको रोजगार दिया जाए, ठीक है। अरे भैया, जनसंख्या जो है ना, इसे आप अपनी कमी ना समझिए। मैन पावर दोस्तों एक तरह से किसी देश के लिए एसेट्स होता है। अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा मैन पावर एसेट्स होता है। बस ये कहिए कि आप उस एसेट्स को यूज नहीं कर पा रहे हैं ढंग से, ठीक है। उस एसेट्स को हम सभी यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें लग रहा है कि जनसंख्या वृद्धि एक बहुत बड़ा कारण है। शिक्षा प्रणाली की खामियां, ये तो कारण है। क्यों दोस्तों? बच्चा बचपन से पढ़ना शुरू कर देता है और इंटर पास करने के बाद भी उसको नहीं समझ में आता कि हम पढ़ क्या रहे हैं और काहे लिए पढ़ रहे हैं। जब असली में आता है सरकारी नौकरी की तैयारी करने ना, तब वो फिर से पढ़ना शुरू करता है। कक्षा 6 की किताब लाएगा, बैठ के एनसीईआरटी पढ़ेगा। और जब कक्षा 6 में था तब क्या करता था? तभी बेचारा पढ़ता था, लेकिन उसको उस तरह से शिक्षा दी नहीं जाती थी। तो कहीं ना कहीं शिक्षा प्रणाली की खामियां, कमियां इसके लिए जिम्मेदार हैं, जो इस प्रश्न का सही उत्तर बन सकता है, क्योंकि यहां साफ तौर पे दिया है। और पढ़ लीजिए क्या दिया है। कह रहा है औद्योगिकरण का धीमा विकास, जितना तेजी से औद्योगिकरण होना चाहिए हो नहीं रहा है। आपसे मैं पूछूं कि अब देखिए, कभी सवाल अगर किया जाएगा ना तो लोग कहेंगे कि सरकार से सवाल कर रहे हैं, इनसे काहे नहीं किए, उनसे काहे नहीं, फलाने प्रधानमंत्री से काहे नहीं पूछे। अरे जब हम पैदा नहीं हुए थे तो फलाने प्रधानमंत्री से कैसे पूछते हैं जी? हाँ, हम आज पढ़े लिखे हैं, हम आज शिक्षित हुए हैं, तो इस समय जो सर्वे सर्वा हम उसी सवाल करेंगे ना। और सवाल करना कोई गलत बात है क्या? आप ये सोचिए, पिछले 10 साल में भारत में कितनी फैक्ट्री लगाएगी, इतना जीएसटी जमा हो रहा है, हर महीना तो देख रहे हैं आपकी टैक्स का कलेक्शन इतने लाख करोड़ का हो गया। अरे भैया, फैक्ट्रियां का लगाए ये बताओ। क्यों? बिना फैक्ट्री के कुछ नहीं होना है, बिना उत्पादन के कुछ नहीं होना है। तो सरकार क्या कर रही है ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब उनको कोई मतलब ही नहीं। उनका बस चले तो जितनी पहले से चल रही कंपनी वो भी बंद कर दें, बेच दें, बांट दें। पता नहीं कहाँ दिमाग चल रहा है लोगों का। खैर, उस पर नहीं बात करना चाहूंगा। तो ये दोस्तों इस चीज को शामिल किया गया। हमारा उत्तर हमें मिल गया बी, सही है। करा बेरोजगारी का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर बेरोजगारी है तो उसका हमारे समाज पर क्या इंपैक्ट पड़ता है दोस्तों, ये आपको बताना है। करा औद्योगिक विकास होता है बेरोजगारी से, अच्छा इतना बढ़िया विकास होगा। करा गरीबी और मानसिक तनाव बढ़ता है, ये बढ़ सकता है। पर्यावरण पे प्रभाव, शिक्षा का स्तर, राजनीतिक स्थिरता। पढ़ने मात्र से लग रहा दोस्तों कि अगर बेरोजगारी होगा तो परिवार में गरीबी आएगा, मानसिक तनाव बढ़ेगा। और आप देखिए ना, पैसे वाले के पास इतना पैसा है, वो सोच ही नहीं पा रहा है कि क्या करें। और जिसके पास नहीं है ना, उसको यही नहीं समझ में आ रहा है कमाए कहाँ से, खर्चवा कहीं नहीं पूरा हो रहा है घर का, ये हालत है। तो भगवान की अपरंपार लीला है, पता नहीं क्या दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता। बस आप जो है अपनी किस्मत के लिए हमेशा दरवाजे देखते रहिए कि कब आपकी किस्मत का दरवाजा खुलेगा, और अलर्ट रहिए। आज जो आप पढ़ रहे हैं ना, ये आपका गोल्डन पीरियड है। आज आप समझ लीजिए ये उस दरवाजे की चाबी लेने जा रहे हैं, उसी चाबी की तरफ हर व्यक्ति दौड़ रहा है। अब अगर आप आज रुक गए ना तो बहुत सारे लोग आपसे आगे दौड़ जाएंगे। तो आपको रुकना नहीं, आपको तेज चलना है, आपको स्पीड में बढ़ना है। कुछ चाबी आपके हाथ लगे ताकि दरवाजा आप ही खोलें और जल्दी से आप इससे मुक्त हो जाए जो यहाँ लिखा है, क्योंकि नहीं मुक्त हुए तो समस्या तो बनी रहेगी। फिलहाल पढ़ भी लेते हैं। यहाँ पर कह रहा कई लोग शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी रोजगार पाने में असमर्थ होते हैं क्योंकि उनकी योग्यता और कौशल नौकरी के अवसरों से मेल नहीं खाती। ठीक है, होता भी ऐसा, कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़े कुछ और हैं, नौकरी कहीं और मिल रही है, अब मैच ही नहीं कर रहा, हम जा ही नहीं पाएंगे। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप न केवल व्यक्ति, समाज और देश की अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ता बल्कि जो देश की इकोनॉमी उस पर भी दोस्तों एक बैड इंपैक्ट पड़ता है। करा बेरोजगारी के कारण लोग गरीबी और मानसिक तनाव और सामाजिक असमानता का सामना करते हैं। वही समाज में कोई बहुत अमीर वर्ग हो गया, कोई बहुत गरीब वर्ग, तो ये जो खाई है ये इसी वजह से तो दोस्तों बढ़ रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर हो जाएगा। करा मनरेगा, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना।
करा इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों क्या है, करा शिक्षा प्रदान करना, रोजगार, औद्योगिकरण, कृषि सुधार या शहरी विकास। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि मनरेगा ये रोजगार के लिए बना था, इसका नाम ही है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। फिलहाल आइए आगे पढ़ लेते तो मिलेगा। करा बेरोजगारी के कारण, ये तो हम लोग लाइन पढ़ चुके हैं, यहां से पढ़िए। करा सरकार ने इस समस्या को हल करने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं, जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा। इसके अतिरिक्त स्वरोजगार कौशल विकास योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। हालांकि इस समस्या को जड़ से समाप्त करने के लिए शिक्षा प्रणाली में सुधार, जनसंख्या नियंत्रण और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाए, तभी दोस्तों इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। ठीक है, करा बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या दोस्तों, जल संरक्षण नहीं, धार्मिक एकता नहीं, आर्थिक उदारीकरण नहीं, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग नहीं, शिक्षा प्रणाली में सुधार। यदि शिक्षा प्रणाली में सुधार किया जाए तब दोस्तों क्या हो सकता है, बेरोजगारी दूर की जा सकती है, ताकि जहां पर जो सीटें खाली हैं उस हिसाब से शिक्षा दिया जाए, उस हिसाब से चेंजेस किया जाए एजुकेशन पॉलिसी में, तब जो है लोग शिक्षित हो पाएंगे और ये अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये एम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और इसी के साथ इस सवाल समाप्त होता है। याद रखेंगे दोस्तों, जो आज की क्लास थी हमारी 28वीं क्लास थी। ठीक है, और धीरे धीरे आपने 800 से अधिक सवाल कवर कर लिए। कई बार मन में आता होगा सर हिंदी तो ठीक, जीएस का क्या करें। जीएस का कुछ करना ही नहीं है, जीएस का तो मैंने हला भला पहले कर दिया। जीएस में दोस्तों मैंने इतना विषय आपको पढ़ा दिया, एंशिएंट, मिडाल, मॉडर्न, पूरा इतिहास पढ़ा दिया, पूरा संविधान पढ़ा दिया, पूरा विश्व का भूगोल पढ़ा दिया और पूरा इंडियन ज्योग्राफी एक तरह से 80% पढ़ा दिया। कैसे कैसे पढ़ा ये भी बता दूं आपको। 1 नंबर से लेके 45 नंबर तक जो लेक्चर दिया ये दोस्तों प्राचीन इतिहास से संबंधित था। 46 नंबर से 91 नंबर तक जो लेक्चर दिया ये मिडावल हिस्ट्री से संबंधित था। 92 नंबर से 150 नंबर तक जो क्लास दिया ये मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित था। 151 से 230 नंबर तक जो क्लास दिया ये संविधान से संबंधित था। 231 से लेकर के 330 तक जो क्लास दिया ये विश्व के भूगोल से संबंधित था। 331 से लेकर के 403 नंबर तक जो क्लास दिया वो भारत के भूगोल से संबंधित है। इसमें भूगोल में दोस्तों हम लोग अभी तक 73 क्लास पढ़ चुके हैं। अभी दोस्तों भूगोल समाप्त नहीं हुआ, चल रहा है, यहाँ लिखा है ना स्टार्ट, ये चल रहा है। तो आप आइए, ये क्लास जारी है और आप अपना भविष्य दोस्तों यहाँ से बना सकते हैं। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए, क्लास चल रही है तो आप जुड़िए। तो आप शुरुआत के 10-20 लेक्चर देखिए, अच्छा लगे तो कंटिन्यू कीजिएगा, नहीं अच्छा लगता तो हम कहाँ जबरदस्ती आपको करते हैं। हाँ, एक निवेदन आप सभी से है दोस्तों, यदि आपको लग रहा है कि नितिन सर मेहनत कर रहे हैं और इनके कंटेंट में दम है, तो आपकी तरफ से जो आप गुरु दक्षिणा समझ करके, दान नहीं मांग रहा हूं ना भीख मांग रहा हूं, ठीक है, जो आप गुरु दक्षिणा समझ करके लाइक, कमेंट और शेयर के रूप में कर सकते हैं वो कीजिए अपनी इच्छा से, अगर आपको लगे तो। अन्यथा कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। मैं बहुत जोर करके दोस्तों आपका मन नहीं जीत सकता। जिस दिन मन जीत लूंगा उस दिन बिना कहे आप करेंगे। ठीक है, ये आपसे निवेदन है, बाकी सब कुछ आपके हाथ में। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।